तो स्वागत है। जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की अहमियत क्या है। ये स्कोरिंग यूनिट्स हैं। तो आज हम इन्हीं 2 यूनिट्स के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स में सीधे उतरने वाले हैं ताकि एग्जाम को लेकर एक अच्छी तैयारी की फीलिंग आए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन टॉपिक्स पर पकड़ कैसे बनाई जाए। ये एक आम परेशानी है, लेकिन इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक सीधा साधा हल है। हम कुछ प्रैक्टिस सवालों के जरिए इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे कि वो दिमाग में बस जाएं। चलिए, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम टीचिंग की कला से शुरू करेंगे, फिर मॉडर्न क्लासरूम में मूल्यांकन और सीखने में आने वाली चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में रिसर्च की बुनियाद पर बात करेंगे। तो फिर शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग की कला की। इस सेक्शन में हम उन तरीकों और मॉडल्स पर फोकस करेंगे जो आज की टीचिंग को एक नई पहचान देते हैं। और हाँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रैक्टिस सवाल। ब्लेंडेड लर्निंग ये आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि क्लास में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर ये कि सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन होता है? चलिए, इसका पता लगाते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी पारंपरिक क्लासरूम को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। ब्लेंडेड लर्निंग ठीक वैसा ही है जैसा इसका नाम है। ये असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं का एक मिक्सचर है। इसमें पारंपरिक यानी फेस टू फेस क्लासरूम को ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज के साथ मिला दिया जाता है, जिससे दोनों ही तरीकों का फायदा मिल सके। तो सही जवाब हुआ कि ये फेस टू फेस और ऑनलाइन एलिमेंट्स को मिलाता है। सोचिए, जैसे एक अच्छी रेसिपी में अलग अलग चीजें मिलकर कुछ बेहतरीन बनाती हैं, वैसे ही ब्लेंडेड लर्निंग भी ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों को मिलाकर सीखने का एक शानदार माहौल तैयार करता है। अब अगला सवाल, और ये भी बहुत जरूरी है। ये सवाल जुड़ा है भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं से। इस पर जो बड़े बड़े ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिन्हें मूक्स कहते हैं, उनका कंटेंट आखिर किस मॉडल पर बनाया जाता है? इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे कंटेंट डिलीवरी का तरीका बताता है। तो स्वयं इस्तेमाल करता है 4 क्वाड्रेंट मॉडल, जो कि वाकई बहुत स्मार्ट तरीका है। ये अपने आप में सीखने का एक पूरा सफर है। आप वीडियो लेक्चर से शुरुआत करते हैं, फिर ई-टेक्स्ट से टॉपिक की गहराई में जाते हैं, वेब रिसोर्स से और जानकारी खोजते हैं और आखिर में क्विज और डिस्कशन फोरम से अपने नॉलेज को परखते हैं। मतलब सीखने का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पैकेज। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि आजकल के क्लासरूम में लर्निंग को कैसे आंका जाता है और सुधार के लिए फीडबैक कैसे काम करता है। देखिए, मूल्यांकन का मतलब सिर्फ एग्जाम लेना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद सीखने की पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बनाना है। इस सवाल में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है दौरान। हम उस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं जो सीखने की प्रक्रिया के खत्म होने पर नहीं, बल्कि उसके चलते रहने के बीच में होता है। यही छोटा सा फर्क समझना सबसे जरूरी है और इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। F से फॉर्मेटिव, F से फीडबैक। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का तो असल मकसद ही यही है कि प्रोसेस के दौरान लगातार फीडबैक मिलता रहे ताकि टीचिंग और लर्निंग दोनों को सुधारा जा सके। इसे एक चेक पॉइंट की तरह समझिए, फाइनल जजमेंट की तरह नहीं। अब देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क यहाँ एकदम साफ हो जाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, जैसा हमने कहा, प्रोसेस के दौरान होता है, जैसे क्लास में कोई सवाल पूछ लिया या छोटा सा क्विज हो गया। इसका मकसद सुधार करना है। दूसरी तरफ है समेटिव मूल्यांकन। इसके नाम में ही सम है, यानी टोटल। ये प्रोसेस के अंत में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम। इसका मकसद ये देखना है कि कुल मिलाकर कितना सीखा गया। अब हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर आते हैं, सीखने की चुनौतियां। देखिए, एक अच्छे टीचर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ लर्नर्स को खास तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग सवाल है जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। इसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग लर्निंग डिसऑर्डर्स की सटीक जानकारी होनी चाहिए। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर हैं अलग अलग चुनौतियां। तो यहाँ सही मिलान दिए गए हैं। कैलक्यूलिया शब्द कैलक्यूलेशन से जुड़ा है, तो जाहिर है ये गिनती की समस्या है।
लेक्सिया का लेना देना लेक्सिकल यानी शब्दों से है, तो ये पढ़ने में दिक्कत हुई, जैसा हमने फिल्म तारे जमीन पर भी देखा था। ग्राफिया मतलब ग्राफ या लिखने से जुड़ा है, और प्रैक्सिया का संबंध प्रैक्टिस या मोटर स्किल से है, जैसे किसी चीज को ठीक से पकड़ ना पाना। ये स्लाइड एक तरह से आपकी बेहतरीन स्टडी गाइड है। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी दूसरी बड़ी यूनिट यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम रिसर्च की दुनिया के पहले कदमों पर बात करेंगे, मतलब वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो किसी भी नए रिसर्चर के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। देखिए, रिसर्च एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और अपनी मेन स्टडी शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना जरूरी है कि सब कुछ सही रास्ते पर है। तो उस छोटे पैमाने पर किए जाने वाले शुरुआती टेस्ट को क्या कहते हैं, जो ये पक्का करता है कि हमारी मेन रिसर्च कामयाब होगी? इसे कहते हैं पायलट टेस्ट। एक तरह से ये रिसर्च का डेमो टेस्ट है। इससे पहले कि कोई रिसर्चर अपना पूरा समय और पैसा एक बड़ी स्टडी में लगा दे, वो एक छोटे से ग्रुप पर पायलट टेस्ट करके देख लेता है। इससे ये पता चल जाता है कि डिजाइन में कोई कमी तो नहीं है, या नतीजे सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। ये वाकई एक बहुत जरूरी कदम है। रिसर्च में एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट के स्केल। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है कि 4 तरह के स्केल्स में से सिर्फ रेशियो स्केल में ही एक ट्रू जीरो या वास्तविक शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि जीरो का मतलब उस चीज का पूरी तरह से मौजूद ना होना है, जैसे किसी की हाइट या वजन का शून्य होना। यही चीज इसे सबसे सटीक और पावरफुल स्केल बनाती है। अब ये जो कोट है ना, ये आज की हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ है। आइंस्टाइन का ये कहना कि वो सिखाते नहीं बल्कि सीखने का माहौल बनाते हैं, ये हमें सीधे लर्नर सेंट्रिक फिलॉसफी यानी शिक्षार्थी केंद्रित सोच की ओर ले जाता है। तो निचोड़ ये है कि ब्लेंडेड लर्निंग हो, फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो, या फिर खुद से पढ़ने का तरीका हो, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। एजुकेशन का भविष्य ऐसा है जहां टेक्नोलॉजी एक हेल्पर होगी, लेकिन सेंटर में हमेशा लर्नर ही रहेगा। टीचर का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि सीखने का एक शानदार माहौल बनाना है। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, टीचर का वो कौन सा एक इंसानी रोल है जिसकी जगह कभी कोई मशीन नहीं ले सकती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने प्रोफेशन के भविष्य के बारे में और गहराई से सोचने का मौका देता है। नमस्कार, चलिए आज एक तरह से अपने प्लैनेट का हेल्थ चेकअप करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हवा से लेकर पानी तक हमारे सामने असल में चुनौतियां क्या हैं, हमने अपने इतिहास से क्या सीखा है, और हाँ, इन सबसे निपटने के लिए हमारे पास क्या रास्ते मौजूद हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अपने वायुमंडल से जुड़े खतरों से, फिर पानी में बढ़ते प्रदूषण को देखेंगे, जानेंगे कि इतिहास में हुई बड़ी बड़ी आपदाओं ने हमें क्या सिखाया, और देखेंगे कि दुनिया ने मिलकर क्या समझौते किए, और आखिर में हम बात करेंगे एक ग्रीन इकोनॉमी की जो शायद हमारे भविष्य का रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना हम कुछ पल भी नहीं रह सकते, हमारी हवा, और इसमें घुले उन अनदेखे खतरों की जो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल को बदल रहे हैं, और हाँ, उन गैसों की भी जिन्हें खत्म करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पर्यावरण के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। इसका मकसद बहुत साफ था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCs जैसी गैसों को रोकना। ये वही केमिकल्स हैं जो हमारे पुराने फ्रिज और एसी में इस्तेमाल होते थे और सीधे सीधे हमारी ओजोन परत को खा रहे थे। वही ओजोन परत जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया ने मिलकर 2030 तक इन खतरनाक केमिकल्स को जड़ से खत्म करने का टारगेट रखा है। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर कोशिश करें तो हमारी ओजोन परत को बचाने जैसा बड़ा काम भी मुमकिन है। ओजोन की परत को बचाना एक चुनौती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उससे भी कहीं बड़ी चुनौती है। अब ये समझने के लिए कि कौन सी गैस कितनी ज्यादा खतरनाक है, वैज्ञानिक एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल या GWP। इसे एक तरह का डेंजर स्कोर समझ लीजिए जो बताता है कि कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कितनी ज्यादा गर्मी सूखती है। और ये टेबल देखिए, मामला एकदम साफ हो जाता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बेसलाइन यानी 1 मानते हैं तो मीथेन उससे 25 गुना ज्यादा पावरफुल है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
सोचिए, ये तो 12,000 गुना से भी ज्यादा गर्मी सोखते हैं। अब समझ में आता है कि क्यों कुछ खास गैसों पर तुरंत लगाम लगाना इतना जरूरी है। तो हवा की बात तो हो गई, लेकिन हमारी जिंदगी की लाइफलाइन सिर्फ हवा नहीं, पानी भी है। तो अब चलते हैं पानी की तरफ। हमारे नदी, तालाबों और जमीन के नीचे के पानी के सामने भी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। मोटे तौर पर देखें तो हमारे पानी के 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला, लेड जैसी भारी धातुएं जो फैक्ट्रियों से निकलकर पानी में घुल जाती हैं और सीधे हमारी सेहत पर असर डालती हैं। दूसरा है पानी का खारापन, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। और तीसरा, शायद सबसे खतरनाक, जैविक कचरा। ये कचरा पानी में मौजूद ऑक्सीजन को ही खत्म कर देता है, जिससे पानी में रहने वाले जीव मरने लगते हैं। अच्छा, तो इस जैविक कचरे को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक पैमाना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD, जिसकी यूनिट मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। देखिए, बात बहुत सीधी है। पानी में जितना ज्यादा जैविक कचरा होगा, उसे साफ करने वाले बैक्टीरिया को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। मतलब BOD जितना ज्यादा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित। और ये ग्राफ इस बात को और भी साफ कर देता है। देखिए, शहरों से निकलने वाले सीवेज का BOD सबसे ज्यादा है। ये हमारे पानी के स्रोतों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। लेकिन एक मिनट, इन सारे खतरों के बारे में ये जो हमारी समझ है, ये हमें रातों रात नहीं मिली। ये समझ बनी है उन बड़ी बड़ी त्रासदियों से, उन हादसों से जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे वो 1952 में लंदन का जानलेवा स्मॉग हो, या 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, या फिर चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदाएं, हर एक हादसे ने हमें एक बहुत दर्दनाक लेकिन जरूरी सबक सिखाया है कि हम विकास की कीमत पर्यावरण से नहीं वसूल सकते। और इन्हीं भयानक हादसों के बाद दुनिया की नींद खुली। तब जाकर ये एहसास हुआ कि ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। और फिर शुरू हुआ ग्लोबल लेवल पर मिलकर नीतियां और समझौते बनाने का दौर, ताकि ऐसे हादसे फिर कभी ना हों। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था 1992 का रियो अर्थ समिट। ये एक ऐतिहासिक पल था, एक टर्निंग पॉइंट जहां भविष्य के सभी बड़े समझौतों की नींव रखी गई, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC के नाम से जानते हैं। और इसी UNFCCC के तहत 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। ये पहला ऐसा समझौता था जिसमें कानूनी तौर पर विकसित देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने का वादा किया। और जब इसकी पहली डेडलाइन खत्म होने वाली थी, तो 2012 में दोहा संशोधन ने इस मिशन को 2020 तक आगे बढ़ा दिया। और अगर हम हाल के सालों की बात करें, तो एक बहुत बड़ा और खास कदम है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये भारत और फ्रांस की एक शानदार पहल है, जिसका एक ही मकसद है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, खासकर उन देशों में जहां सूरज की रोशनी भरपूर है। और ये गर्व की बात है कि इसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। इन सभी समझौतों से भी ऊपर उठकर दुनिया ने एक बहुत बड़ा और साझा सपना देखा है, सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs। ये सिर्फ 17 लक्ष्य और 169 टारगेट नहीं है। ये 2030 तक गरीबी मिटाने, असमानता खत्म करने और अपने प्लैनेट को बचाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। इन्हीं 17 लक्ष्यों में से लक्ष्य नंबर 7 सीधा सीधा हमारी आज की बातचीत से जुड़ता है। इसका मिशन है 2030 तक हर किसी के लिए सस्ती, भरोसेमंद और सबसे जरूरी स्वच्छ ऊर्जा को पक्का करना। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया अब क्लीन एनर्जी को लेकर कितनी सीरियस है। तो हमने अब तक समस्याएं देखी, इतिहास से सबक लिए और वैश्विक समझौतों को भी समझा। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर भविष्य की एक नई अर्थव्यवस्था, एक ग्रीन इकोनॉमी का खाका कैसे तैयार करते हैं। तो आखिर ये ग्रीन इकोनॉमी है क्या? देखिए, ये सिर्फ पेड़ लगाने या पोल्यूशन कम करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मॉडल है जो लोगों की भलाई और सामाजिक बराबरी को सबसे ऊपर रखता है, और ये सब करते हुए पर्यावरण के खतरों को कम करता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जीत सबकी हो, इंसानों की भी और इस प्लैनेट की भी। तो अब देखिए, हमारे सामने सब कुछ है। इतिहास से मिले कड़वे सबक भी हैं, दुनिया भर के देशों के तय किए हुए लक्ष्य भी हैं, और एक टिकाऊ भविष्य का आर्थिक मॉडल भी है। पर सवाल अब भी वही का वही है,
इन कागजों पर बने प्लान को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए असल में किस चीज की जरूरत है? शायद इसका जवाब हम सब के अंदर ही कहीं छिपा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की एग्जाम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें मिली है शिक्षक डॉक्टर लोकेश बाली के एक कई घंटे लंबे लेक्चर से। चलिए शुरू करते हैं। ये एहसास तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा, है ना? एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सामने एक मल्टीपल चॉइस सवाल है और ऐसा लग रहा है कि यार सारे ही ऑप्शन सही हैं, और ऊपर से घड़ी की टिक टिक, प्रेशर बढ़ता ही जाता है। अब देखिए, इस तरह के सवाल जिनमें एक से ज्यादा हिस्से सही लग रहे हों, वो असल में कंफ्यूज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इनको सॉल्व करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक सीधा साधा तरीका हो? तो आज हम जिनकी तकनीक की बात कर रहे हैं, डॉक्टर लोकेश बाली, उनके हिसाब से सीक्रेट सिर्फ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो एग्जाम बना रहा है वो सोचता कैसे है। उनकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी बात पता है क्या है? वो ये है कि एग्जामिनर सवाल नहीं बदल रहा, वो सवाल की भाषा बदल रहा है। मतलब कॉन्सेप्ट्स तो अक्सर वही पुराने होते हैं, बस उनको मुश्किल शब्दों में लपेटकर हमारे सामने रख दिया जाता है, और फिर वो नॉलेज का टेस्ट कम और एक तरह से शब्दों की पहेली ज्यादा बन जाता है। तो इसी मुश्किल से निकलने के लिए डॉक्टर बाली ने एक मेथड बनाया, और उसे वो बड़े मजेदार नाम से बुलाते हैं, लल्लन टॉप ट्रिक। ये इन पेचीदा सवालों की गुत्थी सुलझाने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ये 4 स्टेप्स की प्रोसेस है, और ये एक तरह से तुक्का मारने के खेल को लॉजिक से सही जवाब ढूंढने की कला में बदल देती है। चलिए इसको एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो अब हम इस ट्रिक को डॉक्टर बाली के लेक्चर से लिए गए एक असली सवाल पर अप्लाई करेंगे। ये सवाल है क्लासरूम लेसन प्लान बनाने के कंपोनेंट्स के बारे में। अब नॉर्मली इसको देखकर हमारा मन करेगा कि हम सारे के सारे 6 पॉइंट्स को एक एक करके परखें, लेकिन इस ट्रिक की खासियत यही है कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा पहला कदम क्या था? एक ऐसी चीज ढूंढो जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं। तो क्या ध्यान खींचना यानी पॉइंट नंबर 1 लेसन प्लान का जरूरी हिस्सा है? बिल्कुल है। एक टीचर को क्लास का ध्यान तो खींचना ही पड़ेगा। इसका मतलब सही जवाब में नंबर 1 तो होना ही चाहिए। और देखिए, सिर्फ इस एक चीज के पक्का होने से क्या होता है, हम तुरंत ऑप्शन सी और डी को लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें नंबर 1 है ही नहीं। कमाल है ना? 2 ऑप्शन तो गए, अब हम 50-50 के चांस पर आ गए हैं। अब जरा अगले स्टेप पर गौर कीजिए। जो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ए और बी, दोनों में ही नंबर 3 और 4 कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें बिना पढ़े भी सही मान सकते हैं, हमें उन्हें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स सा सवाल सिमटकर बस एक छोटी सी चॉइस पर आ गया है। हमें बस ये तय करना है कि जवाब में नंबर 2 आएगा या नंबर 6। अब आखिरी फैसला, क्या छात्रों के पिछले ज्ञान यानी ऑप्शन 2 का आकलन करना हर लेसन प्लान के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है? जरूरी तो नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, पर स्ट्रक्चर का फिक्स्ड पार्ट नहीं है। तो हम ऑप्शन ए को भी हटा सकते हैं, और ये लीजिए, हमारा सही जवाब है बी। तो ये जो ट्रिक है, ये सिर्फ एग्जाम पास करने का कोई हैक या जुगाड़ नहीं है। ये असल में एक मॉडल है कि हम प्रेशर में भी कैसे साफ साफ सोच सकते हैं। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही पावरफुल है। जब भी आपके सामने कोई बहुत बड़ी उलझी हुई समस्या हो, तो उसे उस एक चीज से पकड़कर सुलझाना शुरू करें जिसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर हैं। बस वहीं से रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी जिंदगी में और कौन कौन सी ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ एक पक्की चीज ढूंढकर हल करना शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम एक ऐसी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जो असल में हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है, और वो है अनुसंधान, या जिसे हम रिसर्च कहते हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है जो एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरू होकर हमें ठोस ज्ञान तक पहुंचाता है। कभी सोचा है कि एक बहुत ही मामूली सा सवाल एक ऐसा सच कैसे बन जाता है जिस पर हम सब, पूरी दुनिया भरोसा करने लगती है? इसका जवाब एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस में छिपा है, और उसी प्रोसेस को अनुसंधान या रिसर्च कहते हैं। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रिसर्च आखिर है क्या। कई बार हम इसे खोज या आविष्कार से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उनसे काफी अलग है। आइए सबसे पहले इसी फर्क को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, खोज यानी डिस्कवरी का मतलब है कुछ ऐसा पाना जो दुनिया में पहले से था, बस हमें पता नहीं था, जैसे कि आग। आविष्कार यानी इन्वेंशन का मतलब है कुछ एकदम नया बना देना, जैसे कि एक मोबाइल फोन। लेकिन अनुसंधान, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। रिसर्च मतलब किसी विषय पर बार बार और एक सिस्टम के साथ खोज करना, ताकि हमारी समझ और भी गहरी और पक्की हो सके। तो रिसर्च का जो कोर है ना, वो इस 3 स्टेप की प्रक्रिया पर टिका है, OCI। सबसे पहले आप अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उससे जुड़ा डेटा इकट्ठा यानी कलेक्ट करते हैं, और आखिर में उस डेटा की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। बस यही सिस्टमैटिक तरीका रिसर्च की नींव है। अब ये बहुत दिलचस्प है। कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले हर रिसर्चर दुनिया को देखने का एक नजरिया अपनाता है। ये 2 बुनियादी दर्शन या फिलॉसफीज हैं जो ये तय करती हैं कि वो सच्चाई की खोज आखिर करेंगे कैसे। एक तरफ है पॉजिटिविज्म, जो ये मानता है कि दुनिया में एक ही सच्चाई है जो ऑब्जेक्टिव है, उसे वैज्ञानिक तरीकों से मापा और साबित किया जा सकता है, बिल्कुल फिजिक्स के नियमों की तरह। वहीं दूसरी तरफ है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो कहता है रुको, असलियत इतनी सीधी नहीं है। ये मानता है कि वास्तविकता कॉम्प्लेक्स है और हमारी समझ सब्जेक्टिव हो सकती है। मतलब हम शायद पूरी सच्चाई कभी ना जान पाएं, लेकिन हम उसके करीब पहुंचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और इन्हीं 2 अलग-अलग फिलॉसफीज से जन्म होता है रिसर्च के 2 मुख्य तरीकों का। एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो पॉजिटिविज्म पर आधारित है। इसमें नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके किसी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। और दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो पोस्ट पॉजिटिविज्म से जुड़ा है। इसमें इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों से गहरी समझ हासिल की जाती है, ताकि कोई नई थ्योरी बनाई जा सके। तो अप्रोच चाहे कोई भी हो, चाहे आप नंबर्स के साथ काम कर रहे हों या लोगों की कहानियों के साथ, हर अच्छी रिसर्च एक तय रास्ते पर चलती है। ये बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें हर कदम पहले से तय होता है। ये सफर शुरू होता है एक सवाल या एक समस्या से। फिर ये देखा जाता है कि इस विषय पर पहले से क्या-क्या जानकारी मौजूद है। इसके आधार पर एक एजुकेटेड गेस लगाया जाता है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर एक पूरा प्लान बनता है कि डेटा कैसे इकट्ठा करना है, उसे एनालाइज कैसे करना है, और आखिर में जो भी नई जानकारी मिलती है उसे पूरी दुनिया के साथ शेयर किया जाता है। अब इस प्लान का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा आता है, ये तय करना कि जानकारी लीक किससे जाए। जाहिर है पूरी आबादी से तो बात नहीं की जा सकती, इसलिए एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप चुना जाता है, जिसे हम सैंपल कहते हैं। सैंपल चुनने का एक तरीका है प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग। इसे एक लॉटरी की तरह समझिए, जहां हर किसी के चुने जाने का चांस बिल्कुल बराबर और निष्पक्ष होता है, कोई भेदभाव नहीं। इसमें सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक जैसे तरीके आते हैं, और ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि जो सैंपल चुना गया है वो पूरी आबादी को सही से रिप्रेजेंट करें। और इसके ठीक उलट है नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, जहां रिसर्चर अपनी समझ और स्टडी के मकसद के आधार पर लोगों को चुनता है। जैसे अगर किसी खास बीमारी पर रिसर्च हो रही है, तो जाहिर है कि रिसर्चर रैंडम लोगों से नहीं, बल्कि उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टरों को ही चुनेगा, है ना? इसी को पर्पोसिव सैंपलिंग कहते हैं। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार है, सैंपल भी चुन लिया गया। अब असल में रिसर्च की कैसे जाती है? इसके भी कई अलग अलग तरीके हैं जिन्हें रिसर्चर अपने सवाल के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ मुख्य प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये बिल्कुल एक साइंस लैब की तरह है, जहां आप एक चीज को बदलते हैं ये देखने के लिए कि उसका असर दूसरी चीज पर क्या पड़ता है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एक जासूस की तरह काम करती है, मतलब कोई घटना हो जाने के बाद उसके कारणों की पड़ताल करना। और एथनोग्राफिक रिसर्च में तो रिसर्चर खुद किसी कम्युनिटी का हिस्सा बनकर वहां रहकर उनकी संस्कृति को अंदर से समझने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि रिसर्च सिर्फ यूनिवर्सिटी या लैब तक सीमित कोई अकादमिक काम नहीं है। ये वो शक्तिशाली इंजन है जो हमारी जिज्ञासा को एक भरोसेमंद ज्ञान में बदलता है, और यही इंजन हमारी दुनिया की समझ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। अगर हमारे पास ज्ञान बनाने का इतना पावरफुल और सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है, तो भविष्य के वो कौन से मौलिक सवाल हैं जिन्हें पूछना और जिनका जवाब खोजना अभी बाकी है?